केमिस्ट्री लैब में किसी अनजान पाउडर को देखकर कभी सोचा है कि वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि वो असल में है क्या? ये एक तरह की जासूसी जैसा है। है ना? हाँ। आपके पास एक सुराग है, ये सफेद पाउडर, और आपको उसकी पहचान पता लगानी है। और किसी भी केमिकल जासूस के लिए सबसे पहला काम होता है उस चीज का मॉलिक्यूलर वजन, यानी उसके हर एक अणु का वजन पता करना। बिल्कुल, ये किसी केमिकल की उंगलियों के निशान की तरह है। मॉलिक्यूलर वजन जाने बिना आप उसकी पहचान की पहेली को सुलझा ही नहीं सकते। आज तो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन सोचिए 100 साल पहले के कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले एक क्लासिक, बहुत ही चतुर तरीके पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री प्रैक्टिकल को समझाते हैं, जिसे रास्ट मेथड या कैम्फर मेथड कहते हैं। हाँ, ये उन प्रयोगों में से एक है जो मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे सरल उपकरण, थोड़ी सी गणित और एक शानदार आइडिया का इस्तेमाल करके अणुओं की दुनिया के बड़े रहस्य खोले जा सकते हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कपूर और पिघलने के तापमान में मामूली से बदलाव का इस्तेमाल करके किसी अनजान ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वजन पता किया जा सकता है। चलिए इस केमिकल जासूसी को समझना शुरू करते हैं। चलिए। तो इस राउस्ट मेथड के पीछे का मुख्य आइडिया क्या है? ये काम कैसे करता है? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो कि सिर्फ तापमान नापकर हम अणुओं का वजन पता कर सकते हैं। हाँ, जादू नहीं, बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत है। अच्छा, जिसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सरल है। बेसिकली इसका मतलब है कि किसी सॉल्यूशन की कुछ खासियतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उसमें सॉल्यूट, मतलब जो घुलने वाली चीज है, उसके कितने कण मौजूद है। इस पर नहीं कि वे कण किस चीज के हैं। अच्छा, तो मतलब मात्रा मायने रखती है, पहचान नहीं। जैसे एक कमरे में 10 लोग हैं तो ये मायने रखता है कि 10 हैं, ये नहीं कि उनके नाम क्या हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ हम जिस खासियत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट में गिरावट। मेल्टिंग पॉइंट में गिरावट। हाँ, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। जब हम किसी शुद्ध सॉल्वेंट जैसे पानी में कोई अशुद्धि यानी सोल्यूट जैसे नमक मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या कह लें मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। जैसे सर्दियों में जिन देशों में बर्फबारी होती है, वहां सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए नमक डालते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। नमक बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री से भी नीचे ले जाता है, जिससे वो पिघल जाती है। एग्जैक्टली। यहाँ हमारी सड़क की बर्फ है शुद्ध कपूर और हमारा नमक है वो अनजान ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वजन हमें पता करना है। जब हम उस कंपाउंड को पिघले हुए कपूर में मिलाते हैं तो कपूर का मेल्टिंग पॉइंट ठीक उसी तरह कम हो जाता है जैसे नमक मिलाने से बर्फ का। ठीक है, ये कनेक्शन तो समझ आया, लेकिन ये गिरावट हमें मॉलिक्यूलर वजन कैसे बताती है? जासूसी में ये हमारा मुख्य सुराग कैसे बनता है? यहीं पर इस प्रयोग की कुंजी है। मेल्टिंग पॉइंट में जितनी गिरावट होती है वो मिलाए गए सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम तकनीकी भाषा में मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी? हाँ, उसके सीधे अनुपात में होती है। मतलब आप जितने ज्यादा कण मिलाएंगे गिरावट उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा। और किसी चीज के दिए गए वजन में कितने अणु हैं ये सीधे सीधे उसके मॉलिक्यूलर वजन पर निर्भर करता है। यहीं से हम गणित का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों को साफ कर लेते हैं। स्रोत में T1, T2 और डेल्टा T का जिक्र है, ये क्या है? ये बहुत सीधे हैं। पहला है T1 यानी T1, ये है शुद्ध कपूर का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो तापमान जिस पे सिर्फ और सिर्फ कपूर पिघलता है बिना किसी मिलावट के। ये हमारी बेसलाइन है, हमारा शुरुआती बिंदु। बिल्कुल। फिर हम कपूर में अपना अनजान कंपाउंड मिलाते हैं और एक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है। अब हम इस मिश्रण का मेल्टिंग पॉइंट मापते हैं। ये होता है T2 यानी T2, और जैसा हमने अभी बात की ये T1 से हमेशा कम होगा। और इन दोनों का अंतर ही हमारा मुख्य सुराग है। बिल्कुल, इन दोनों का अंतर यानी डेल्टा टी जिसे हम T1 माइनस T2 से निकालते हैं, ही मेल्टिंग पॉइंट में गिरावट है। यही वो जादुई नंबर है, वो सुराग है जो हमें हमारे केमिकल अपराधी के मॉलिक्यूलर वजन तक ले जाएगा। यहाँ एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, इस प्रयोग के लिए कपूर ही क्यों? पानी क्यों नहीं, या कोई और आम सॉल्वेंट क्यों नहीं? कपूर में ऐसी क्या खास बात है? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर रास्ट मेथड की असली चतुराई छुपी है। कपूर की एक कह सकते हैं छुपी हुई सुपर पावर है। 7। ठीक है। हाई के वैल्यू, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? ये हमारे लिए क्यों अच्छा है? इसका मतलब ये है कि कपूर एक तरह का
केमिकल एम्पलीफायर है। केमिकल एम्पलीफायर? हाँ, ये अशुद्धियों के बहुत छोटे से प्रभाव को भी एक बड़े, आसानी से पढ़े जा सकने वाले सिग्नल में बदल देता है। अच्छा। सोचिए, अगर हम पानी का इस्तेमाल करते, जिसका K सिर्फ 1.86 है, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट में गिरावट देखने के लिए बहुत सारा सैंपल मिलाना पड़ता, या फिर गिरावट इतनी मामूली होती कि उसे एक साधारण थर्मामीटर से नापना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो कपूर हमारी मदद करता है। वो बहुत संवेदनशील है। हम थोड़ी सी भी अशुद्धि मिलाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर बताता है कि देखो मेरा मेल्टिंग पॉइंट कितना गिर गया। हाँ, सही समझा आपने। वो एक बड़ा डेल्टा टी देता है जिसे मापना आसान है। कपूर के इसी संवेदनशील स्वभाव की वजह से ये प्रयोग इतना कारगर है। साथ ही कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें आसानी से घुल भी जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लैब में T1 और T2 को बहुत सावधानी से माप लिया और हमारा मुख्य सुराग डेल्टा टी भी हमें मिल गया। अब हम उस अनजान पाउडर के मॉलिक्यूलर वजन तक कैसे पहुंचेंगे? गणित वाला हिस्सा कहाँ आता है? यहाँ पर वो फॉर्मूला आता है जो इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ता है। अच्छा। फॉर्मूला है M=K × W2 × 1000 अपॉन डेल्टा T × W1। M=K × W2 × 1000 अपॉन डेल्टा T × W1। ठीक है, ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है। क्या हम इसे तोड़कर देख सकते हैं कि हर एक हिस्सा क्या है? जरूर, ये बहुत सीधा है। M तो हमारा लक्ष्य है, उस अनजान ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वजन। ठीक है। K है कपूर का सुपर पावर नंबर, यानी रास्ट कांस्टेंट, जो कि 39.7 है। W2 यानी W2 ये है हमारे सोल्यूट का वजन, मतलब उस अनजान कंपाउंड का वजन जो हमने ग्राम में तौला था। और W1 ये है हमारे सॉल्वेंट यानी कपूर का वजन ग्राम में। और आखिर में डेल्टा T जो मेल्टिंग पॉइंट में आई गिरावट है। बिल्कुल। सब कुछ समझ आ गया सिवाय एक चीज के। ये 1000 का नंबर फॉर्मूले में क्या कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। ये सिर्फ यूनिट्स को सही करने के लिए है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में गिरावट का जो सिद्धांत है वो मोलैलिटी पर आधारित है। हाँ। और मोलैलिटी की परिभाषा है सोल्यूट के मोल प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट। अच्छा, किलोग्राम। हाँ, लेकिन लैब में हम कपूर का वजन यानी W1 किलोग्राम में नहीं बल्कि ग्राम में लेते हैं। सही बात है। तो बस उस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए ये 1000 का फैक्टर फॉर्मूले में डाला जाता है। ये एक यूनिट कन्वर्टर है और कुछ नहीं। सिद्धांत तो एकदम साफ हो गया, पर हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में थियोरी और असल में उसे करने में बहुत फर्क होता है। हा, बिल्कुल सही कहा आपने। लैब में इसे सही करने के लिए किन जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है? फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में प्रक्रिया की शुद्धता ही नतीजे की शुद्धता तय करती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया था तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बहुत जल्दी में था। मैंने मिश्रण को बहुत तेजी से गर्म कर दिया और मेल्टिंग पॉइंट की सही रीडिंग ले ही नहीं पाया। तो पहली सावधानी है धीमी आंच। हाँ, धीमी आंच बहुत जरूरी है, खासकर जब आप मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंच रहे हो। तेजी से गर्म करेंगे तो थर्मोमीटर का पारा सैंपल के असली तापमान से आगे निकल जाएगा और रीडिंग गलत हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा सटीक वजन लेना बहुत जरूरी है। W1 और W2 का वजन एनालिटिकल बैलेंस पर बहुत ध्यान से लेना होता है। और मिश्रण बनाने के बारे में क्या बस दोनों पाउडर को मिला देना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही मिश्रण बनाना शायद सबसे जरूरी कदमों में से एक है। अच्छा। दोनों को मोर्टार और पिस्टल में अच्छी तरह पीसकर एक होमोजीनियस मतलब एक समान मिश्रण बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं सिर्फ कपूर हो और कहीं सिर्फ आपका कंपाउंड, ताकि कैपिलरी ट्यूब में जो सैंपल जाए वो हर जगह एक जैसा हो। सही पकड़ा। और दो और जरूरी बातें हैं। एक तो सूखापन। हाँ, कपूर और आपका सैंपल दोनों पूरी तरह सूखे होने चाहिए। नमी एक अशुद्धि की तरह काम करती है और आपके नतीजे गलत कर देगी। और आखिर में जब आप मिश्रण को पतली सी कैपिलरी ट्यूब में भरते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें हवा के बुलबुले ना हों। एयर गैप्स नहीं होने चाहिए। हाँ, वो हीट ट्रांसफर में दिक्कत करते हैं। तो ये सिर्फ मापने का खेल नहीं है बल्कि बहुत ही ध्यान, सब्र और सफाई का काम है। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमने प्रयोग कर लिया, सावधानियां बरत ली और गणना भी कर ली। हम अपना अंतिम जवाब कैसे लिखते हैं? नतीजा लिखने का एक मानक तरीका होता है। इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वजन बराबर GML। ठीक है। वो खाली जगह आपके कैलकुलेशन से आई वैल्यू से भरी जाती है। ये रास्ट मेथड वाकई बहुत चतुर तरीका है, लेकिन ये एक क्लासिक तरीका है। आज के दौर में क्या वैज्ञानिक अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आज की रिसर्च लैब्स में
अगर किसी को किसी अनजान कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वजन पता करना हो तो वे रास्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे? वे एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हाँ, ये मशीन अणुओं को आयन में बदलकर और फिर उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारकर उनके द्रव्यमान को बहुत ही ज्यादा सटीकता से माप सकती है। ये रास्ट मेथड से कहीं ज्यादा तेज और सटीक है। तो फिर हम आज भी रास्ट मेथड के बारे में क्यों पढ़ो और बात कर रहे हैं? अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत कह सकते हैं ऐतिहासिक और शैक्षणिक है। अच्छा। पहली बात ये हमें दिखाता है कि आधुनिक तकनीक के बिना भी वैज्ञानिक कैसे समस्याओं को सुलझाते थे। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, ये छात्रों को फिजिकल केमिस्ट्री के बुनियादी सिद्धांतों को अपने हाथों से करके सीखने का मौका देता है। मतलब ये सिर्फ किताबों के शब्द नहीं रह जाते। बिल्कुल। जब आप खुद कपूर को पिघलते हुए देखते हैं और अपने हाथों से डेल्टा टी मापते हैं तो आप इन सिद्धांतों को सच में महसूस करते हैं। एक शिक्षण उपकरण के रूप में यह आज भी अमूल्य है। तो इन सब का क्या मतलब है? रास्ट मेथड एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अणुओं को तौल सकते हैं। हाँ, सिर्फ ये देखकर कि वे कपूर के मेल्टिंग पॉइंट को कितना प्रभावित करते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के एक बुनियादी सिद्धांत का एक खूबसूरत उदाहरण है। बिल्कुल। ये तरीका दिखाता है कि कैसे हम मैक्रोस्कोपिक यानी आंखों से दिखने वाली चीजों का उपयोग करके, जैसे तापमान में गिरावट, हाँ, उसका उपयोग करके माइक्रोस्कोपिक यानी आणविक दुनिया के बारे में सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की बातचीत को खत्म करने के लिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने सीखा कि राल्स मेथड उन सॉल्यूट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है जो नॉन वॉलेटाइल हैं, यानी गर्म करने पर आसानी से भाप नहीं बनते। जरा सोचिए, अगर हमारा अनजान कंपाउंड गर्म करते ही कपूर के साथ साथ भाप बनना शुरू कर दे तो क्या चुनौतियां आएंगी? वैज्ञानिकों को ऐसी चीजों का मॉलिक्यूलर वजन पता करने के लिए अपने तरीकों में क्या बदलाव करने पड़ेंगे?